हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। एमएड रिसर्च की फ़ाइल बनाना सीख रहे थे हम, डिज़र्टेशन फ़ाइल। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स हो गए। आज चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। उसमें से आज सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन, सर्वेक्षण और अवलोकन। सर्वेक्षण और अवलोकन के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी हेडिंग्स लिखनी होती हैं, क्या क्या लिखना होता है रिसर्च करते समय, इसके बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 5 टॉपिक होते हैं। 5 टॉपिक में से आज हम 2 या 3 टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 2 में देखते हैं। यहाँ पर इसमें 5 हेडिंग्स आएंगी टोटल चैप्टर 2 में। पहली हेडिंग है मीनिंग ऑफ रिलेटेड लिटरेचर या मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हिंदी में लिखना चाहें तो संबंधित साहित्य का अर्थ। और इसके अंतर्गत आपको जो चीज़ें देनी होंगी वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ कौन कौन सी हेडिंग्स आएंगी। तो पहली हेडिंग आएगी संबंधित साहित्य का अर्थ, यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो साहित्य, जो लिटरेचर्स लिखे गए हैं उनके बारे में बताना है कि ये होते क्या हैं, ये लिटरेचर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको आगे और अच्छे से डिफ़ाइन कर दूँगी। ठीक, इसके बाद सेकंड जो हेडिंग आएगी वो है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। जो आपने टॉपिक लिया है या जो आपने रिसर्च के लिए जो स्टडी ली है, जो प्रॉब्लम ली है या जो समस्या ली है, उससे रिलेटेड जो लिटरेचर्स हैं या साहित्य हैं उनकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम उनसे संबंधित साहित्यों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे रिसर्च से जुड़े हुए जो साहित्य हैं, जो पहले कार्य किए जा चुके हैं, हम उनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है इसकी। तो इसके अंतर्गत आएगा संबंधित साहित्य की आवश्यकता एवं महत्व। ये हो जाएगा सेकंड टॉपिक या सेकंड हेडिंग। इसके बाद थर्ड हेडिंग है टॉपिक या स्टडी से रिलेटेड सर्वे, यानी इससे संबंधित जो हमारा अनुसंधान है, जो हमारी रिसर्च है, उससे संबंधित सर्वेक्षण। फिर उसके बाद है चौथा हेडिंग या चौथी हेडिंग है कंक्लूजन, जिसको निष्कर्ष कहते हैं। जो हमने सर्वे सारे देखे हैं, जो पहले लोगों ने कार्य किया, उसका निष्कर्ष क्या निकला है, इस हेडिंग में आ जाएगा। फिर लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च। यहाँ पे जो योर वर्ड लिखा है ये आपको समझाने के लिए कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसको जो है जस्टिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन नहीं, सॉरी, जस्टिफिकेशन है, उसका औचित्य क्या है। जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसका क्या औचित्य है, उसका जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे योर वर्ड जो लगाया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है, ये आपको फाइल में नहीं लिखना है, हमारी रिसर्च या योर रिसर्च इस टाइप से। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं किस पॉइंट में क्या लिखना है। तो सबसे पहले संबंधित साहित्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या लिखना है, ये आपकी मेन हेडिंग हो गई, पहली हेडिंग हो गई सेकंड चैप्टर के अंतर्गत संबंधित साहित्य का अर्थ या मीनिंग ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी रिसर्च की फाइल बना रहे हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, जो अनुसंधान है उससे संबंधित साहित्य का अर्थ। ठीक, अनुसंधान से संबंधित साहित्य का अर्थ आपने ये हेडिंग डाली। उसके बाद कुछ 8-10 लाइन या 6-7 लाइन, जितना आपको सूटेबल लगता है, आपको उसके बारे में लिखना है। इसमें आपको ये लिखना है कि जो समस्या से संबंधित साहित्य हैं वो क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से हम उनसे मदद पा सकते हैं, और समस्या से संबंधित कौन कौन से साहित्य हैं जिन्होंने हेल्प करी है आपकी इस अनुसंधान को करने में। ठीक, तो इसके अंदर कुल मिलाकर के आपको बेसिक उसका अर्थ लिखना है। और ये आपको जो रिसर्च की बुक होती हैं, जो अनुसंधान की बुक होती हैं, किसी भी अच्छे राइटर की बुक्स में आप 2-3 बुक्स देखिए, उनका कॉपी मत करिएगा, उनको देखकर, पढ़कर, समझकर फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ आपको आपकी रिसर्च का कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि संबंधित साहित्य किसे कहते हैं, होता क्या है संबंधित साहित्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिसर्च रिलेटेड नहीं लिखना है, बल्कि ये बताना है कि संबंधित साहित्य क्या है। उसके बाद परिभाषाएं, संबंधित साहित्य की परिभाषाएं कुछ राइटर्स ने दी हैं, तो जो भी 2-3 आपको फेमस राइटर्स लग रहे हैं उनकी आप परिभाषाएं लिख सकते हैं किसी भी अच्छे अनुसंधान की बुक से देख करके।
और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि परिभाषाएं जिस राइटर ने जो दी हैं वो वैसे ही लिखी जाती, उनमें आप अपना नयापन नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके विचार थे जो उन्होंने उस चीज़ के प्रति दिए हैं। ठीक, तो परिभाषा आपको जैसी की तैसी ही लिखनी होती है। उसके बाद सोर्सेज, यानी जो संबंधित साहित्य हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, क्या क्या स्रोत हैं। तो दो तरह के स्रोत होते हैं बेसिकली, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर आपको ये बुक्स में ना मिले तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, हालांकि आपको बुक्स में मिल जाएगा। अगर आपको रिसर्च की अच्छी बुक्स या अच्छे राइटर्स की बुक नहीं समझ में आ रही है कौन सी ले, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। तो प्रत्यक्ष स्रोत आ जाएंगे जैसे कि मोनोग्राफ्स हो गए, बुलेटिन हो गए। अप्रत्यक्ष में हो जाएगा जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया हो गया। बस इसमें दो दो चार चार लाइनें लिख देनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरह से जो आपका पहला पॉइंट है सेकंड चैप्टर का, सर्वेक्षण और अवलोकन का, ये कंप्लीट हो गया। ये आपको अनुसंधान की किसी भी अच्छी बुक से देख करके लिखना है, समझ करके अपनी लैंग्वेज में, और डेफिनेशंस को जैसा बुक में दिया है, जिस राइटर ने जैसा बताया है उस अकॉर्डिंग लिखना है। बाकी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी है, अपने तरीके से उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। तो पहला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। सेकेंड हेडिंग आएगी आपकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस, यानी संबंधित साहित्य का महत्व और आवश्यकता। क्या महत्व, क्या आवश्यकता है संबंधित साहित्य की। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में पॉइंट्स दिए हैं। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे फाइल बनाना चाहते हैं रिसर्च की, या बना रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, हालांकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हिंदी में भी आपको लिख करके प्रोवाइड करा दूँगी नोट्स। तो संबंधित साहित्य के महत्व और आवश्यकता, क्या महत्व है, क्यों हम संबंधित साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। जो हमने टॉपिक लिया है हम उससे रिलेटेड दुनिया भर की बुक्स पढ़ रहे हैं, लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है उसकी, तो उसके बारे में है। सबसे पहले, बाई दिस रिसर्च वी कैन नो, बाई दिस लिटरेचर्स वी कैन नो हाउ मच वर्क हैज़ डन इन दिस फील्ड। मतलब बाई दीज लिटरेचर्स, हम इन लिटरेचर्स के द्वारा, इन सभी लिटरेचर्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि इस फील्ड में जो हमने टॉपिक लिया है, जो हमने समस्या ली है, या जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें और कितना काम पहले हो चुका है। ये हम जान सकते हैं जब हम विभिन्न प्रकार की बुक्स पढ़ेंगे, मैगज़ीन्स पढ़ेंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें पता चल जाएगा कि पहले कितना काम उस टॉपिक पर किया जा चुका है। ठीक, तो इसका ये अर्थ है। सेकंड है बैकग्राउंड फॉर द रिसर्च, यानी कि एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। जब हमें पता चल जाएगा कि पहले कितना काम हो गया, जो टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर पहले कितना काम हो गया, तो हमारे लिए इजी रहेगा कि हम उस काम को किस तरह से स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें, कितना काम हो चुका है जिसके आगे हमें स्टार्ट करना है। ठीक, तो ये एक तरह से पृष्ठभूमि प्रदान करता है रिसर्च के लिए। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है हेल्प इन मेकिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण में हमें सहायता मिलती है, क्योंकि जब हम इस तरह की मैगजीन्स पढ़ते हैं हमें पता चलता है, या रिसर्च वगैरह जो भी हमने देखी हमें पता चला कि पहले जो रिसर्चर्स थे उन्होंने किस तरीके की परिकल्पनाएं बनाई हैं, तो हमें उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाता है। जिन लोगों ने पहले उस चीज़ में शोध किया है, कैसे परिकल्पनाएँ बनाई हैं, तो हम उसके आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको इम्प्रूव करके हम परिकल्पना बना सकते हैं, या हमें पता चल जाता है कि हमें परिकल्पनाओं का निर्माण किस तरीके से करना है, तो हमें परिकल्पना बनाने में भी काफ़ी सहायता मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन फाइंडिंग लोकेशन लिमिटेशंस फॉर रिसर्च, हम रिसर्च के लिए लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने कई सारी रिसर्च पढ़ी अपने टॉपिक से रिलेटेड, हमने देखा कि इस रिसर्च को एक बड़े पैमाने पर किया गया है, किसी बड़ी सिटी में किया गया है, लेकिन इसे छोटे सिटी में या गांव के एरिया में नहीं किया गया है। तो हम अपनी रिसर्च को गांव के एरिया में कर सकते हैं, या फिर एक छोटी सिटी के एरिया में कर सकते हैं, किसी टाउन के एरिया में कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें अपनी लोकेशन कहाँ की रखनी है, कितनी बड़ी लोकेशन रखनी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई रिसर्च कर सकते हैं हम, स्टेट वाइज कर सकते हैं, या सिटी वाइज कर सकते हैं। और लिमिटेशन मतलब सीमांकन करने का भी हमें अवसर मिल जाता है कि हमें अपनी रिसर्च को कितने
एरिया में सीमित रखना है, कितने लोगों के बीच रखना है, यानी कि अपनी रिसर्च को हमें केवल पुरुषों तक सीमित रखना है, पुरुष और महिलाएं दोनों लेने हैं हमें रिसर्च में, या पुरुष महिलाएं और बच्चे तीनों लेने हैं हमें रिसर्च में, या सिर्फ एक ज़िले तक सीमित रखना है, एक शहर तक सीमित रखना है, या स्कूल तक सीमित रखना है। तो इसमें भी हमें सहायता मिल जाती है। जब हम पहले जो काम हो चुका है वो देखते हैं तो हमें इस चीज़ का भी आभास हो जाता है, ये चीज़ भी समझ आने लगती है कि हमें अपनी रिसर्च में और क्या बदलाव करके उसको प्रेजेंट करना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टूल्स एंड मेथड्स रिलेटेड टू रिसर्च। अनुसंधान जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित उपकरण कौन कौन से लग रहे हैं, कैसे प्रोवाइड हो सकते हैं, कौन सी विधियां हम यूज़ करें, हम अपने रिसर्च को सर्वेक्षण विधि से कर सकते हैं, प्रयोग करके कर सकते हैं, या हमारा रिसर्च हिस्टोरिकल है, ये सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं। और हम अपने रिसर्च को कितने मेथड से कर सकते हैं, सर्वे से कर सकते हैं, या उसी रिसर्च को हम प्रयोग से भी कर सकते हैं। उपकरण क्या क्या होते हैं, क्वेश्चनर्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सारी नॉलेज जब हम प्रीवियस रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं या टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। जब हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें लगता है कि इसमें हम कैसे करें, क्या शुरुआत करें, कहाँ से करें, हमें नहीं पता कि टूल्स क्या होते हैं, क्वेश्चनायर क्या होते हैं। जब हम दो चार रिसर्च पढ़ लेते हैं, दो चार लिटरेचर्स मैगजीन्स पढ़ लेते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कैसे क्वेश्चनायर्स होते हैं, कैसे उनको फिल कराया जाता है, कौन सी विधियां होती हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें सहायता मिलती है। फिर लास्ट है, फ्यूचर के लिए हमें एक न्यू प्रॉब्लम मिलती है। न्यू प्रॉब्लम से मतलब है कि एक नया टॉपिक मिल जाता है स्टडी के लिए। जैसे हम, जो हमसे पहले जिसने रिसर्च करी है उन्होंने किसी एक लिमिट तक रिसर्च करी है, जैसे किसी ने मेल और फीमेल स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन लेवल पर हैं उनकी आईक्यू का तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने ये सारी रिसर्च पढ़ी, हमने देखा कि मेल और फीमेल ग्रेजुएशन स्तर के बच्चों का आईक्यू पर अध्ययन किया गया है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन या उनके बैकग्राउंड को देख करके रिसर्च नहीं किया गया, सिर्फ उनकी पढ़ाई या कॉलेज स्तर की जो शैक्षिक उपलब्धि हैं उनको देखकर जो है रिसर्च की गई है। तो हम अपने में इंक्लूड कर सकते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी पारिवारिक स्थितियां भी इंक्लूड कर सकते हैं जब हम आईक्यू का तुलनात्मक अध्ययन करें। इसी तरीके से हमने दो तीन चीज़ें ऐड करी हैं। फ्यूचर में जो भी कैंडिडेट रिसर्च करेंगे वो ये पाएंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने छोड़ दी, जैसे कि हमने स्कूल स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर हमने जो है फीमेल और मेल कैंडिडेट का आईक्यू लेवल का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है, या गांव और शहर में रहने वाले मेल फीमेल कैंडिडेट की आईक्यू का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है। फ्यूचर में जो कैंडिडेट्स रिसर्च करेंगे वो इस टॉपिक को लेकर के, विलेज और सिटी को लेकर के, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में डिफरेंस को लेकर के, इस तरीके से रिसर्च को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यानी रिसर्च का टॉपिक एक ही है, लेकिन उसके जो पॉइंट हैं, हमसे पहले किसी ने 4 पॉइंट पे वर्क किया, उसके बाद 4 पॉइंट हमने और वर्क किया, हमने और खोज की, 8 पॉइंट पे खोज हो गई। फिर हमारे बाद जो कैंडिडेट आ रहे हैं उन्होंने कुछ 2-3 पॉइंट पे खोज करी। इस तरह से एक टॉपिक पर कई सारे लोग खोज करते हैं और विभिन्न विभिन्न पहलू पर खोज होती रहती और ये लगातार चलती रहती है। तो जो भावी पीढ़ी है, जो भावी कैंडिडेट्स है, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक उन्हें सिचुएशन मिल जाएगी, उन्हें एक टॉपिक मिल जाएगा रिसर्च के लिए। तो आज हमने ये 2 टॉपिक कवर कर लिए। समस्या से संबंधित साहित्य क्या होता है, उसका अर्थ परिभाषा कहाँ से लिखनी है, कैसे लिखनी है आपको, ये मैंने बता दिया है। इसके बाद सेकंड टॉपिक ये था कि समस्या से संबंधित जो आपके साहित्य हैं उनकी आवश्यकता और महत्व क्या होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इसी को आपको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है। हालांकि मैं चाहती तो पूरा आपको थ्योरेटिकल लिख करके दे सकती थी कि कैसे किस लैंग्वेज में आपको लिखना है, लेकिन वो फिर कॉपी हो जाएगा। अगर 10-12 लोग बिल्कुल एक साथ लिख लेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, इसलिए आपको कॉपी नहीं करना है, आप ज़्यादा कॉपी नहीं कर सकते हैं मैटर को। इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के तरीके से समझा दिया है। लैंग्वेज सिर्फ आपको एक तरह से कह सकते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो बुकिश लैंग्वेज में उसको कर देना है, रिसर्च की लैंग्वेज में कर देना। बाकी जो भी मैंने बताया है मेथड, तरीका, ये सब कुछ यही रहेगा। टॉपिक्स भी यही रहते हैं, चीज़ें भी रहती हैं, बस केवल लैंग्वेज उसकी जो है आपको रिसर्च की लैंग्वेज में कर देना है।
जो भी आपके गाइड बताएंगे वो जाहिर सी बात है आपको डिफ़ाइन करेंगे कि आपको किस तरह से रिसर्च की लैंग्वेज में लिखना है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी के 3 जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे कवर कर लेंगे और आपका सेकेंड चैप्टर भी पूरा फिनिश हो जाएगा रिसर्च का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।